हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक। तो फिर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर। बेसिकली इस लेक्चर में हम जो आपके सेलिएंट फीचर्स के बचे हुए थे, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम देख रहे होंगे और थोड़ा सा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम इसको देखेंगे ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस पर मिल जाए। ठीक है, उससे पहले देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ सो दैट आपको थोड़ी सी इजी हो। देखिए, ऑल्दो हम लोगों ने पहले भी बात की थी इस बारे में कि ये जो कोर्स है वो बेसिकली आपका कोर्स है GS 365 का। ठीक है, तो ये कोर्स आपका GS 365 का कोर्स है और ये कोर्स आपका वन डे एग्जामिनेशन को फोकस किया गया है। यानी इसमें सारे वन डे एग्जामिनेशंस को कवर किए जा रहे हैं। यानी कि वन डे एग्जामिनेशन की जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स कहने का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट्स यानी कि आपको जितनी नॉलेज की ज़रूरत है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, या किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को इसमें क्या कराया जाएगा, आपको कवर कराया जाएगा बिल्कुल ही डिटेल तरीके से। हर फैक्ट के साथ साथ हर कॉन्सेप्ट को कवर कराया जा रहा है इसमें। इसमें सभी वन डे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं यूपीएससी, सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी इस सब के बारे में बात की थी। बट बेसिक यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि देखिए, अगर हम यहाँ पर सिर्फ सिंपली ये कह दें कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, इंडिया एक फेडरल कंट्री, अगर ये कह दी जाए बात, तो इससे पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती, बिकॉज हमें फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हमें बेसिकली फेडरेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि बेसिकली यूनिटरी और फेडरेशन के बीच में डिफरेंस क्या आता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरेशन। कोई भी कंट्री कैसे फेडरल बन जाता है, कोई भी कंट्री कैसे यूनिटरी बनता है, तो इसके बीच में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो हमें जानने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इस एग्जैक्ट डिफरेंस की बात करें तो वो कवर कराना GS 365 में पॉसिबल नहीं है। द रीजन इज वेरी सिंपल, टाइम इज लिमिटेड और उसी में हमें पूरा कोर्स को कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो इसी कारण से वी हैव डिसाइडेड दैट हम आपको पॉलिटी के, इसी तरह से हर के जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे चीजें। तो यहाँ पर हम आपको बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, ऑलमोस्ट 7 to 10 लेक्चर्स, वो आपके साइड बाय साइड आते रहेंगे हमारे ही चैनल पे। वो 7 to 10 लेक्चर्स आप देखेंगे। ठीक है, ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी वैल्यू एडिशन होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कोर्स के डेमो लेक्चर में ही बताया था कि फॉर एग्जांपल आपका GS 365 वन डे कवर हो जाता है, तो जिस दिन ये कवर हो जाएगा उसके बाद हम एक वैन लेके आएंगे, वैल्यू एडिशन, जहां पर हम आपको वैल्यू एडेड नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ साथ हम वैल्यू एडिशन के लिए आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। वो आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होगा। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये लेक्चर्स इसके अभी फिलहाल के रूप में वैन के रूप में, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लैरिटी मिलने में दिक्कत आ रही है वो सारे वो बेसिक लेक्चर से कर लेंगे। बेसिकली बेसिक लेक्चर्स में मिलेंगे आपको क्या, तो आप इस चीज को समझें कि बेसिक लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर फेडरल सिस्टम एंड द यूनिटरी सिस्टम। इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज, और इसमें स्पेशल फ्लेवर इंडियन सोशलिज्म का कौन सा फ्लेवर है, इंडियन सोशलिज्म किस प्रकार का सोशलिज्म है। ठीक है, इस तरह से, यानी हम लोगों ने, मैंने आपको पिछले बार में भी एक लेक्चर में बताया था कि जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम कहते हैं दैट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, बट इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज we have adopted certain things but we have done the indianization। हम लोगों ने उसका इंडियनाइजेशन किया है अपने बेसिक नीड्स के अनुसार। तो हम लोगों ने अपने नीड्स के अनुसार इसका क्या किया है, इंडियनाइजेशन किया है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें देखना होगा कि क्या वो इंडियनाइजेशन है। तो ये सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखिए, अगर आप बेसिकली सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी से भी आ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी से आ रहे हैं, यहां तक कि सीएसई में भी आ रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरह के जो भी आपके पॉलिटिकल थ्योरी के, देखिए पूरा कवर तो नहीं कराया जा सकता पॉलिटिकल थ्योरी, दैट्स इज क्लियर, मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर दूं, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम उसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वैल्यू एडिटेड वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं, आपके लिए यूजफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये थर्ड लेक्चर होगा, जिन भी स्टूडेंट नए हैं उनको मैं पहले बता देता हूं कि इससे पहले बेसिकली 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। स्क्रीन मतलब आप थंबनेल पे देखेंगे तो 4 होंगे, बट ये अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये आपका थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में बेसिकली स्टार्ट किया था हमारा बेसिकली, जस्ट अ मिनट, तो हम लोगों ने बेसिकली हमारे थर्ड लेक्चर में स्टार्ट किया था हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी, हम लोगों ने बातें की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहीं पर बात आ जाती है कि जब हम बात कर रहे हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम आपको बेसिक लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। ऐसे अगर अभी यहाँ पर आ गया है तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ रिटन होता है और क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ अनरिटन होता है, या क्या ओरली होता है, वर्बल होता है। तो इस मिसकंसेप्शन से आप दूर हो जाए कि बेसिकली आपका जब भी हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने आ जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा, यूएस में आपको देखने के लिए मिलेगा, श्रीलंका में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब है कि देयर विल बी वन डॉक्यूमेंट, आपके सामने क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, आपके सामने क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा, और इसी डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें क्या होंगी, कोडिफाइड होंगी, ठीक है। बेसिकली ये सारे जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया का देखेंगे तो किस तरह से आर्टिकल, शेड्यूल, ये सब के बेसिस पर क्या किया गया है, सारी चीजें अपने आप में क्या है, कोडिफाइड है वन सिंगल डॉक्यूमेंट में। लेकिन अनरिटन की जब हम बात करते हैं तो अनरिटन में बेसिकली होता क्या है कि एक आपको सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन चीजें वहां रिटर्न ही होंगी, लॉज वहां पर होंगे, बट वो लॉज इस प्रकार से होंगे, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, इस टाइप से आपके लॉज होंगे, बट वो कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होगा। यानी हम एक बेसिक लाइन में ये कह सकते हैं कि इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लॉज आर कोडिफाइड, यहां पर आपके कोडिफाइड नहीं होते। और भी देखिए इसमें पूरा डिटेल होगा, डिटेल इन द सेंस कि अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन उस देश में क्या होता है, सुप्रीम होता है। लेकिन जब हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर पार्लियामेंट क्या होता है, सुप्रीम होता है। यहाँ पर जो कंट्री है वो फेडरल और यूनिटरी हो सकती है, यहाँ पर मस्ट है कि दैट विल बी यूनिटरी, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें फेडरल यूनिटरी के साथ साथ अगर हम देखें तो मैक्सिमम केसेस में अगर हम ऐसे देखें, देखिए पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपके पार्लियामेंट्री भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल भी हो सकती है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री ही होती है। तो ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको बेसिक लेक्चर में मैं आपको डिटेल में क्लियर करूंगा। बस सिंपली अगर यहाँ पर हम बात करें तो आप ये समझ जाएं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से लॉ नहीं होते, सर डेफिनेटली होते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, ये एक आपका एक बुकलेट है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आरपीए एक्ट 1950, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके एक्ट्स आते हैं जो इसको क्या करते हैं और वैल्यू एड करते हैं। तो क्या ये एक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली क्या ये एक्ट्स लीगल है, डेफिनेटली लीगल है। क्या ये वैलिड है इंडिया में, है। तो इसी प्रकार से आपको डिफरेंट लॉज मिलेंगे, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, इस टाइप से करके बहुत सारे आपको मिलेंगे। लेकिन एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो बेसिक रेफरेंस का काम करेगा और इसके बेसिस पे ही ये सारे लॉज डिराइव होंगे। अगर ये लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इसे हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और अनरिटन में सिर्फ ये लॉज ही होते हैं, ये बुक नहीं होता। तो सवाल ये उठेगा कि क्या ये लॉज ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं लिखी गई है, मींस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारा कुछ क्यों नहीं लिखा गया, ये लॉज अलग से क्यों है? क्योंकि बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रेफरेंस मटेरियल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपने आप में एक रेफरेंस मटेरियल है जो आपको रेफरेंस के लिए है।
अगर सारा कुछ इसी में आ जाएगा तो इट विल बी टू बल्कि, बहुत ज्यादा ये क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी तरह की चेंजेस करने, फॉर एग्जांपल आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में चेंज करना है, तो ये क्या है, हमारा ऑर्डिनरी एक्ट है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी फिर बढ़ जाएगी, तो वो दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये सारा देखिए, अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 7 लेक्चर्स आपके आएंगे। अगर इससे भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो पॉलिटी स्पेशल जल्द ही आने वाला है। उसके साथ आप जाएंगे प्री प्लस मेंस, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली वहां पर कवर होगा, वहां पर 3 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ जाएं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या आता है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला हम लोग ने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपने आप में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है, जो कि स्टेट के लिए भी है और यूनियन के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस में जाते हैं तो यूएस में आपको 2 कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलेंगे, बट इंडिया में आपको सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है, सिर्फ उसमें पार्ट्स अलग कर दिए गए, पार्ट 5 फॉर द सेंटर एंड पार्ट 6 फॉर द स्टेट, ठीक है। तो ये आता है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जहां पर हम लोगों ने एक छोटा सा मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था, जहां पर हम लोगों ने बातें की थी कि किस प्रकार से हम उसे बैग ऑफ बोरोइंग्स के अंतर्गत कहते हैं, ठीक है। बट वो कितना हद तक वैलिड है, इस पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फिलोसफिकल पार्ट कहाँ से लिया गया है, पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया गया। इसके अलावा हम लोगों ने बात की कि फेडरल सिस्टम है हम लोग, बट फेडरल विथ यूनिटरी बायस है, यानी कि हम लोग पूरी तरह से ना तो ट्रू फेडरेशन है और ना ही ट्रू क्या है, यूनिटरी। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे के चीजों से, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आगे का ये आ गया, आप उसके आगे अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आप चीजों को वहीं से नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है दैट इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार का है। तो इंडियन गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा जरूर, बट आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और आपके दैट इज प्रेसिडेंशियल, जो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके, तो उसके लिए आपको बेसिक लेक्चर देखने पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली जो है वो ब्रिटिश का है, यानी यूके का है। और यूएसए में अगर आप देखेंगे, यानी अमेरिका में, तो सर वहां पर आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहने का अर्थ है और क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखिए, इसका मेंस क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यों हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, क्यों हम लोगों ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं अडॉप्ट किया है। तो इन सभी चीजों की डिस्कशन स्पेशल बैचेस में होंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो आप देखिए 2 टर्म को आपको समझना होगा पहले। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। रियल हेड कह लें और नॉमिनल हेड कह लें। एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड, ठीक है। अगर आप यूएस में जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा कि द रियल हेड एज वेल एज नॉमिनल हेड, यानी एक हेड हुआ जिसके नाम पर सारी कामें होंगी, उसे हम नॉमिनल हेड कह रहे हैं। एक रियल हेड है जो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जो आपके नॉमिनल हेड होंगे, जो आपके नॉमिनल हेड होंगे और रियल हेड होंगे, वो दोनों ही एक हैं। यानी कि अमेरिका में अगर आप जाएं तो वहां पर आपको प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रेसिडेंट ही वहां पर मेनली जो लॉज हैं या फिर जितने भी चीजें हैं वो आपके करेंगे, यानी वो अपना जो एग्जीक्यूशन वाला वर्क है, एग्जीक्यूटिव वाला या लेजिस्लेचर वाला वर्क वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके रियल हो गए। और जितने भी वहां पर चीजें हैं की जाएंगी वो इन्हीं के नाम पे होंगी, इसलिए ये क्या हो गया, नॉमिनल भी होगा। यानी कि नॉमिनल एज वेल एज रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट ही है। लेकिन अगर आप भारत में आ जाए तो भारत में सर आप जैसे ही आएंगे तो आपको नॉमिनल हेड कौन दिखेगा, प्रेसिडेंट दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे। बट क्या प्रेसिडेंट आपके रियल एग्जीक्यूटिव है, क्या वो रियली आपके जितने भी लॉज आते हैं उनको इंप्लीमेंट कराते हैं? द आंसर इज नो। कौन कराता है, तो पीएम कराते हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा कि पीएम आपके रियल हेड है
नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो ये आपका पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हो गया। दूसरा बात क्या है सर, अगर आप देखते हैं कि लॉज अगर बनाए जा रहे हैं तो लॉज कौन बनाता है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, बाद में प्रेसिडेंट का एसेंट है। देखिए अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे, हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उसकी एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो कौन करता है? सीओएम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेसिकली होते कौन है? तो सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसी से आते हैं। देखिए यहां पर भी आपको एक मिसकंसेप्शन दूर करना है कि एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब तीन पार्ट आते हैं इसमें। यूनियन मिनिस्टर होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, वो हम लोग बात करेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको बेसिकली मिनिस्ट्री मिलती है, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इस टाइप से। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या है, लोगों को लगता है कि ही इज फ्रॉम लोकसभा, बट आंसर इज नो। लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कंडीशन ये है कि वो एमपी होने चाहिए। यहां तक कि कोई भी मिनिस्टर बन सकते हैं बिना एमपी हुए भी, बस 6 मंथ्स के अंदर उनको एमपी बनना होगा। तो ये सारी जो टेक्निकलिटीज वो पार्लियामेंट के चैप्टर में डील हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, जब हम इसके पूरे डिटेल में जाएंगे तब आप चीजों को बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। तो सर हम लोग ने समझा कि लॉ बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स टोटल मिलकर आपके लॉज बनाते हैं। बट जब हम अगर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, जिसमें सेलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा होते हैं और सेलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के। कौन करता है? ये पीएम करते हैं। पीएम अपना देखिए मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोकसभा से करते हैं, मैक्सिमम लोकसभा से ही करते हैं, और राज्यसभा से भी कुछ करते हैं, और वो मिलाकर आप अपना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, जिसमें कि आपके कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं जो आपके मेन पोर्टफोलियो को संभालते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गई। तो ये आपका वर्क करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहां पर जो आपके सामने एग्जीक्यूटिव है और आपके लेजिस्लेचर है, यानी लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूशन का वर्क कहीं ना कहीं एक ही व्यक्ति को, यानी कि अगर होम मिनिस्टर यहां पर है तो होम मिनिस्टर यहां भी होंगे, बट यहां पर वो अपना एक एमपी का रोल प्ले करेंगे, यानी जब भी बिल पे वोटिंग होगी तो वो वोटिंग करेंगे। यहां पर अपना होम मिनिस्ट्री वो देखेंगे, एग्जीक्यूशन का वर्क करेंगे। तो यहां पर आपको ये चीज देखने के लिए मिल रही है कि एक ही व्यक्ति दोनों जगह पर है, लॉ मेकिंग में भी है, यानी लेजिस्लेचर का ही पार्ट भी है, और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। लेकिन जब आप प्रेसिडेंशियल में जाएंगे सर तो आपको अलग अलग दिखेगा, यानी कि कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हो सकता, यानी एग्जीक्यूटिव का मेंबर जो है वो अलग होगा और लेजिस्लेचर का अलग होगा, यानी कि लॉ मेकिंग कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, एग्जीक्यूशन कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी बातें आती रहती है, बहुत सारी इसमें है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी होती है, यानी कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है? जो मेजोरिटी पार्टी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट से बीजेपी इज इन मेजोरिटी, तो वो हमें गवर्नमेंट है, ठीक है। बाद में कोई और पार्टी आएगी तो वो गवर्नमेंट में होगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल में जाएंगे सर तो प्रेसिडेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, फिर प्रेसिडेंट जिसे चाहे वो अपना मिनिस्टर्स बनाते हैं और उसके बाद चीजें की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, यहां तक क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए एक और टर्म आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझें इस चीज को। एक टर्म आता है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ठीक है। आइए एक टर्म आता है आपका जुडिशरी सुप्रीमेसी। पहले इस दोनों टर्म को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ देखने के लिए मिलती है। तो दैट इज यूके, अगर हम ऐसे कहें तो ब्रिटेन, ठीक है। ये आपका कहाँ का है? ब्रिटेन का। देन योर जुडिशियल सुप्रीमेसी फ्रॉम योर यूएसए। यहां तक कोई दिक्कत है? एब्सोल्युटली नॉट। तो एक आपके सामने आ गया यूके यानी ब्रिटेन का है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, और दूसरा आपका जुडिशियरी सुप्रीमेसी हो गया यूएस का, ठीक है। देखिए बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं व्हाट डू वी मीन बाय पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यानी कि बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेट्स से अगर ब्रिटिश में आप जाते हैं तो पार्लियामेंट इज सो पावरफुल दैट वो कोई लॉ तो बना ही सकता है किसी प्रकार का। एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है
पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है, इवन एट द एक्सटेंट ऑफ इतना तक बना सकता है कि एक सिर्फ मैन को वुमेन नहीं बना सकता, वुमेन को मैन नहीं बना सकते, इसके अलावा हर तरह के वो लॉज बना सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा पावर है वहां पर। तो पावरफुल तो है, बट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसी भी प्रकार का नहीं होगा। यानी कि अगर किसी देश का पार्लियामेंट है तो वो अपने अनुसार से क्या करेगा, लॉज बनाएगा, किसी भी बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। यानी पार्लियामेंट विल बी सो पावरफुल एंड इट विल नॉट हैव एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब है जुडिशरी जो होगी वो सुप्रीम होगी। सुप्रीम इन द सेंस कि अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव किसी भी तरह का लॉ अगर गलत बनाते हैं, या एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस कोई भी आप मान लें, तो उनको अगर किसी भी तरह का गलत करते हैं तो वो एक चेक रखेंगे, दे विल बी हैविंग चेक। इसी को हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर भी इसमें आएगा। तो आप देखेंगे कि क्या ये चीज जुडिशियल सुप्रीमेसी यहाँ चलती है ब्रिटेन में? तो आंसर विल बी नो सर। क्यों नहीं चलती? क्योंकि ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट इज सो पावरफुल, अगर पार्लियामेंट वहां का कोई लॉ बना देता है तो जुडिशरी उसे चैलेंज नहीं कर सकते। बट सर अगर आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया में अगर कोई भी लॉ बन जाती है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो डेफिनेटली उसे नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। तो ये सेम चीज आपको यूएस में देखने के लिए मिलती है और ये सेम चीज आपको ब्रिटेन में देखने के लिए मिलती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, वी हैव टेकन द ब्लेंड ऑफ दिस, हम लोगों ने इसका सिंथेसिस ले लिया। यानी हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को लिया, जुडिशरी सुप्रीमेसी को लिया, दोनों को क्या किया, मिक्स किया और अपने अनुसार से एक अपना बनाया। यानी सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये हम लोगों ने किया। इसके अलावा देखिए हमारी जुडिशरी में एक और सेलिएंट फीचर हमें देखने के लिए मिलती है। वो सेलिएंट फीचर क्या है? तो वो सेलिएंट फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वी हैव इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका मतलब क्या हो सर? हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है सर? अगर आप देखेंगे हियर द टॉप मोस्ट पोजीशन इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां सर हमारे सेकंड में है हाई कोर्ट, यहां पर सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, यहां पर क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट ऑथोरिटी है, फिर हाई कोर्ट, फिर तो ये इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड यानी कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अलग है, हाई कोर्ट अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, ये अपने लॉज बनाते हैं, ये अपने बनाते हैं, दोनों के लिए एक भी दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, वहां पर इनका प्रिवेल करता है कॉन्ट्रडिक्शन होने पर। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर कोई केस है, फॉर एग्जाम्पल आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता है, वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट से नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट। यानी ये हायरार्कियल है, ये अपने आप में क्या है, इंटीग्रेटेड है, ये अलग अलग नहीं है, ये सभी एक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब इस पे किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं है, ना तो लेजिस्लेचर का और ना ही जुडिशरी का। बहुत बार किया गया है, फॉर एग्जाम्पल एक अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी बनाई जा रही थी 2014 में और 16, तो इसे नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डीपीएसपी में भी आपका दिया है आर्टिकल, आप बताएंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हम सेपरेशन ऑफ पावर में भी देखेंगे, चेक्स एंड बैलेंसेस में भी, कि किस प्रकार से जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डेफिनेटली फिर डीपीएसपी है। तो ये सारे का तो अपने एक रेस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं, तो वहां पर हम चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें देखना होगा सेकुलर। इंडिया क्या है सर? तो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। प्रियम्बल में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेकुलर स्टेट क्या लो, प्रियम्बल में ही ये टर्म आपको देखने को मिलता है। क्या ये पहले था? द आंसर विल बी नो। इसे ऐड किया गया है किस अमेंडमेंट के अंतर्गत? 42 के अंतर्गत। ठीक है, कि हम सेकुलर हैं। बट सर सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, समझते हैं? सेकुलर का मतलब ये होता है कि कहीं का भी कोई भी गवर्नमेंट है,
उसको वहाँ के रिलीजन से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही विल बी हैविंग नो इंटरेस्ट इन द रिलीजन, रिलीजन में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं। यानी कि द स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इक्वलिटी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं सभी रिलीजन को, तो उसे भी हम सेकुलरिज्म कहते हैं। बट क्या इंडिया में इस टाइप का आपको देखने को मिलता है? द आंसर इज नो। मैंने आपको बार बताया कि हम लोगों ने एक नया फ्लेवर हर का अपना लाया है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया में आपको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। अब क्या है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब? सर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, दैट्स ट्रू, क्योंकि वो तो सोल है, सेकुलरिज्म का सोल ही वही है। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में देखेंगे तो दैट इज इस्लाम, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट यहाँ पर सोल है कि गवर्नमेंट हैज नो रिलीजन, ये ठीक है। बट इसके अलावा इक्वलिटी ट्रीटमेंट सारे रिलीजन को मिलेगा, ये भी सही है। इसके अलावा हर रिलीजन को इक्वली प्रमोट भी करेगा गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वली क्या करेगा? प्रमोट करेगा, यानी कि अगर कोई भी रिलीजन है तो उसे इक्वल ट्रीटमेंट के साथ साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ इक्वल प्रमोशन भी मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को आप देखेंगे या स्टेट गवर्नमेंट को भी आप देख सकते हैं किसी के भी, तो वहां पर आपको देखेगा कि बहुत सारे जगह पर आपको फेस्टिवल्स यानी जर्नी स्टॉर्स ये सारे क्या करते हैं? गवर्नमेंट खुद से स्पॉन्सर करते हैं। बल्कि अगर एकदम एग्जैक्ट मीनिंग से जाएं सेकुलरिज्म का, तो गवर्नमेंट का तो किसी प्रकार के रिलीजन में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बट यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि हर रिलीजन को इक्वली रिप्रेजेंटेशन प्रमोशन मिल रहा है, यानी प्रमोशन मिल रहा है। यानी कि अगर लेट से आप देखेंगे चार धाम यात्रा हो गए या फिर बहुत सारे हैं महाकुंभ होते हैं, ये सारे क्या है? गवर्नमेंट उनको क्या करते हैं? स्पॉन्सर करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसको क्या करते हैं? हेल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमारे यहाँ जो आपको सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। तो दैट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म। हमारे यहाँ आपको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो क्या आप सेकुलरिज्म समझ चुके हैं? इसके अलावा देखिए बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैं आपको वन लाइनर फॉर्मेट में बता देता हूँ सैलेंट फीचर्स के रूप में। जैसे कि हमारे यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसे तो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 18 प्लस को आपको वोटिंग राइट्स हैं सर, लेकिन अगर हम देखें तो 21 ईयर्स था, तो इसे 18 ईयर्स किया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत? 61st के अंतर्गत, ठीक है। ईयर है 1988। देखिए यूपीएससी अगर आप पूछेगा, आप देखेंगे अभी सीएससी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये अमेंडमेंट थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है, बट ये नहीं। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो टेस्ट सीरीज में सर आपको इसके बीच में फ्लक्चुएशन, आई हैव सीन अ क्वेश्चन इन टेस्ट सीरीज, वहां पर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे दिया, एक ऑप्शन में 86, 87, 88, 89 करके दिया होता। तो इस टाइप के रेडिकुलस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको हर बार कहता हूँ स्ट्रेटेजीज वीडियो में भी, पीवाईक्यूज आपके स्ट्रेटेजी को डिटरमाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज आपके वैल्यू एडिशन को डिटरमाइन करते हैं। यानी यू हैव टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर रादर देन अ टेस्ट सीरीज, एंड यू हैव टू टेक द वैल्यू एडिशन फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। अगर आपको टेस्ट सीरीज से कोई भी नॉलेज मिल रही है तो आपको उसको वैल्यू एडिशन करना है, ये नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है। यहाँ पर आप इतने सारे ईयर्स याद करते हुए नहीं बैठेंगे। आपको ये समझना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं, उस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज के बेसिस पर उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए, अपना इवैल्यूएशन होना चाहिए, बट उतना ज्यादा भी नहीं। लेट्स से अब कोई ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दे तो दैट्स ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ नया मिलता है तो आप उसको क्या कर लें? वैल्यू एडिशन कर लें। तो वैल्यू एडिशन के लिए मस्ट है, बट स्ट्रेटेजी के लिए नहीं। फिर हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप सर। तो ये हम लोग ने बात की थी सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर, इसको हम लोग सिटीजनशिप में भी डिस्कस करेंगे। सिंगल सिटीजनशिप कहने का अर्थ है, ये हम लोगों ने बात कर ली है वैसे, कि आप इंडियन सिटीजन हैं, आप किसी स्टेट के, यूपी के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के आप सिटीजन नहीं है, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडियन। आपका कौन है? इंडियन सिटीजन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें। एक और देखिए लास्ट जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो एक बहुत अच्छा है, जिसे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, 3 टियर सिस्टम। ये भी हमारे यहाँ का एक सेलेंट फीचर है। मैं आपको देखिए अभी क्या डिस्कस कर रहा हूँ, सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्या ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो अपने आप में यूनिक हैं और बहुत ही अच्छे हैं, तो वो हम देख रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं 3 टियर सिस्टम और 3 टियर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो बेसिकली सर हम 3 टियर गवर्नमेंट में क्या बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर एक आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो हम जान रहे हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और एक आपका पंचायत लेवल पे भी गवर्नमेंट है, ठीक है। पंचायत लेवल पे आपके डिफरेंट हो जाते हैं, विलेज पे होगा, ब्लॉक पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, ठीक है। तो ये एक सेंटर ही स्टेट है, ये तो ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सर इसको पार्ट 5 में, इसको पार्ट 6 में जगह दे दी गई, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो था ही नहीं, तो कब आया ये सर? ये 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायत आ गया रूरल एरियाज के लिए, और अर्बन एरियाज के लिए, अर्बन समझते हैं सिटीज के लिए म्यूनिसिपैलिटीज आया 74th अमेंडमेंट एक्ट। दोनों ही एक ही साल हुए थे 1992 में। नए शेड्यूल्स भी आए थे 9th एंड 12th, तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। ये समझ गए। पंचायती राज का स्पेसिफिकली हम लोग 2-3 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे, बिकॉज अगर आप सीएपीएफ सीडीएस सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पंचायती राज यहाँ तक कि सीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए सर एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम है, सो लेट्स डिस्कस अ न्यू टॉपिक। आप लोग के लिए एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद देखिए हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सारे लेक्चर हो सकता है प्रोबेबली आपको थोड़े से डर लगे हों, बिकॉज थोड़ा सा फैक्चुअल इन नेचर है, चीजें समझने वाली बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत पड़ती है। बिकॉज आगे हम देखेंगे उतनी ज्यादा आपको डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। फिर देखिए है ऐसा कि बहुत जगह कॉन्सेप्ट भी है वहां पर, बट नेचर थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है। देखिए अगर हम देखते हैं एक नया टॉपिक, तो लेट्स से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं शेड्यूल से, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर सवाल ये हो जाता है कि शेड्यूल होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल आखिर है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते तो हैं, हम शेड्यूल पढ़ते भी हैं कि सर पहले 8 शेड्यूल थे फिर 12 हो गए, वो सब ठीक है, बट शेड्यूल होता क्या है? तो देखिए सर, देयर इज अ बुक। आप इस चीज को एक बार रिलेट कर लें ताकि आपको हमेशा इस चीज से कोई दिक्कत ना आए, कि एक बुक है, कौन सी बुक? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप एक कोई भी बुक को देखते हैं ना, उसको रिलेट करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, सिमिलरली आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी उसी फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी बुक में एक होता है प्रीफेस। प्रीफेस आपको ओवरऑल समरी बताता है कि इस बुक में आपको मिलने क्या वाला है, रफ रफ आइडिया आपको मिल जाता है। सेम आपको यहाँ पर भी प्रीएम्बल देखने के लिए मिलता है। प्रीफेस है, प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल है। फिर आपको बुक मिलेगा, चैप्टर्स दिए होंगे। चैप्टर्स में क्या होता है कि बहुत जगह पे कुछ लिंकेजेस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसको उस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लो पूरी तरह टूट जाएगा। तो वहां पर आपको उसको वहीं छोड़कर लास्ट में आपको अपेंडिक्स दिए रहते हैं। बुक में आपने देखा होगा अपेंडिक्स दिए रहते हैं। अपेंडिक्स में क्या होता है आपका बेसिकली, कोई भी चीज है उसको यहाँ पर दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कोई चैप्टर है, उसमें आपको किसी सेंसस के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कोई आपको डाटा दे दिया कि बिहार में आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ऐसे यूटी के अकॉर्डिंग आपका दिल्ली हो जाएगा, बट ऐसे स्टेट्स के अकॉर्डिंग बिहार में हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। लास्ट अब देखिए यहाँ पर सारा तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो फिर आपको लास्ट में आपको अपेंडिक्स मिल जाएगा, कोई भी अपेंडिक्स 1, 2, 3, 1 में। वहां पर आपको सभी स्टेट्स के और यूटीज के क्या मिल जाएंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्टिकल कोई भी रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिसेस में दिया रहता है। तो उसी प्रकार से शेड्यूल्स क्या है, तो सर शेड्यूल्स जो है वो एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल्स का। बहुत जगह पे बहुत सारे फ्रिंजेस हैं, अभी हम लोग देखेंगे जब 1 बाय 1, तो वहां पर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था आर्टिकल, तो इसलिए अपेंडिसेस के रूप में शेड्यूल्स को लाया गया है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर शेड्यूल का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब आर्टिकल्स होंगे, बट आर्टिकल का एग्जिस्टेंस शेड्यूल पे निर्भर नहीं करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझे इस चीज को, कि अगर एक आर्टिकल है,
तो जरूरी नहीं है कि शेड्यूल होगा, लेकिन एक शेड्यूल है तो जरूरी है कि आर्टिकल होगा, क्योंकि वो रेफरेंस है, समझ रहे हैं। यानी एक शेड्यूल है तो किसी ने कहीं का रेफरेंस होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। इसको देखिए थोड़ा और डिटेल में किस तरह से आप समझ सकते हैं, जब हम वन बाय वन करके देखेंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले आपका आ जाता है शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। शेड्यूल नंबर, तो जब हम शेड्यूल नंबर 1 को देख रहे हैं तो आप इस चीज को समझे कि शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत क्या आता है। तो शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग ने समझा कि सर आपके नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं, इन सभी के नाम दिए गए। अब ये कहाँ से आया लिंकेज सर, तो देखेंगे हम आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 1 to 4 आपका यूनियन एंड टेरिटरी का डिस्कशन करता है, जहाँ पर पूरा डिस्कस किया गया है, सारा कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से हम किसी दूसरे देश की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं, कौन इंडिया का पार्ट है नहीं है, किस तरह से हम लोग बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करते हैं, सारी चीजें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ये बताना थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज यहाँ पर फ्लो टूट रहा है, क्योंकि रीजन है यहाँ पर तो हमें सिर्फ बताना है कि क्या क्या टेरिटरी हो सकता है, बट एग्जैक्टली एट प्रेजेंट कौन से टेरिटरी है हमारे पास ये तो यहाँ पता नहीं चल पा रहे। तो वो यहाँ पर एक शेड्यूल बना दिया गया, यहाँ से लिंक करके अपेंडिक्स बना दिया गया, और अपेंडिक्स में ये बता दिया गया एक शेड्यूल के अंतर्गत कि कौन कौन से हमारे यहाँ क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज, उनके सभी के नाम शेड्यूल में दिए हुए, समझ पा रहे होंगे आप। इसके बाद हम दूसरा आ जाते हैं तो दूसरा बेसिकली सर डील करता है सैलरीज से। सैलरीज में आप कह सकते हैं इमोलेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सारे होते हैं, ठीक है, सैलरीज है। अब देखिए इसका भी लिंकेज है, आप आर्टिकल्स में देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, जजेस के हैं, बहुत सारे हैं, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सारे होते हैं। बट आप यहाँ पे क्लियरिटी ले लें कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज सिमिलर टू दी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये समझते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर आपको किसी के भी सैलरीज को डिस्कस करना थोड़ा सा क्या है, अपने आप में मुश्किल टास्क है। तो यानी एक शेड्यूल बना दिया गया जहां पर सैलरीज एमोलेंट्स को डिस्कस कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको जानना कि सैलरीज है सर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जानना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानना ये है कि किन किन के सैलरीज की हम बात यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट के सैलरी की बात करते हैं, इसे आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करेंगे, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पर आपके गवर्नर हो गए, फिर देखिए आपके स्पीकर तो होंगे, स्पीकर के साथ डेप्यूटी स्पीकर, तो इनका रिलेशन किसके साथ बैठता है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। ये होंगे आपके लोकसभा के, ये होंगे राज्यसभा के, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्रेसिडेंट स्टेट के नॉमिनल हेड है, सॉरी इंडिया के मतलब सेंटर के नॉमिनल हेड है, ये आपके स्टेट के नॉमिनल हेड है गवर्नर। स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए लोकसभा के, तो उसी प्रकार से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, चेयरमैन इज इनडायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीजेआई और जजेस दोनों हो गए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज जो भी चीफ जस्टिस रेस्पेक्टिव होंगे उन सभी के, यानी कि सारे जजेस हो गए, ठीक है, जजेस हो गए। इसके अलावा देखिए कैग है, वो आपको हर जगह मिलेंगे, तो आपके कैग हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप इस चीज को भी समझिए कि यहाँ पर आपके स्टेट वाले भी आ जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 में है, ठीक है, उन सभी 6 का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये 6 में आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है, किस तरह से फॉर्म होता है सारा कुछ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इन सभी के सैलरीज एंड इमोलेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे तो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद सर हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड पे आता है आपका ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। तो ओथ एंड एफर्मेशन कहने का अर्थ ये है कि ओथ जो लिए जाते हैं, तो ओथ में आपके कौन कौन से आ जाएंगे सर, यूनियन मिनिस्टर आ जाएंगे, यूनियन मिनिस्टर के साथ साथ कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे जो आपके इलेक्शंस लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के लिए भी, और डेफिनेटली फिर स्टेट का भी यहाँ पर आ जाएगा, तो स्टेट्स के भी,
इसके अलावा सर आपके जजेस होंगे। जजेस किसके? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। और कैग, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैग तो हर तरफ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इतने आपके होंगे। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपके यूनियन मिनिस्टर हो गए, कैंडिडेट्स जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन जो भी लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लड़ रहे में डेफिनेटली मीन्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जजेस आपके हो गए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और कैग तो होंगे ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सर आता है फोर्थ नंबर। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में सर क्या है, राज्यसभा में जो सीट्स एलोकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट किन के? स्टेट्स के, तो उन सभी का आता है। फिफ्थ और सिक्स को आप थोड़ा समझें यहाँ पर, फिफ्थ एंड सिक्स को। फिफ्थ एंड सिक्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए फिफ्थ और सिक्स तो दोनों ही डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ठीक है, दोनों ही है। बट बेसिक डिफरेंस क्या है फिफ्थ एंड सिक्स में? फिफ्थ तो आपको जनरल हो गया, सिक्स्थ में क्या है? सिक्स्थ में क्या है? ए एम टी एम। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। दीज आर द स्मॉल निमोनिक्स जिससे आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए भी, जहां पर आपको चीजें आसान होंगी। तो देखिए इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चारों के लिए स्पेसिफिकली सिक्स शेड्यूल है, और बाकी के लिए आपके ट्राइबल एरियाज हर जगह हैं, तो उनके लिए आपके फिफ्थ हो गए। अब देखिए इसको ध्यान किस तरह से रखना है। तो देखिए रीजन है, आप जो भी एग्जाम देंगे जियोग्राफी भी आएगा वहां पर, तो अगर आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो इस प्रकार से आपका कुछ सेवन सिस्टर्स हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका कुछ सेवन सिस्टर्स हैं। तो सर यहाँ पर आप देखेंगे दिस पोर्शन जो है ये पूरा, ये आपका आसाम का है, यहाँ टच करता है। ये आसाम का है। ये कौन सा है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो चारों यहाँ पर आते हैं ना, वही चारों हैं सर, ए एम टी एम। उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ आया हो। बेसिकली इस तरह के छोटे छोटे चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप चीजों को याद कर सकते हैं। ऑल्दो आप देखेंगे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में रिकॉग्निशन का सारा खेल है, आप कितना चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं एग्जाम में, वही, क्योंकि आंसर तो आपके सामने ही है सर। सेवन शेड्यूल इज नथिंग बट लिस्ट। मैंने आपको लिस्ट बार बार डिस्कस किया है। तीन लिस्ट होते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। आपने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर्स में देखें कि क्या होता है बेसिकली। इसके बाद सर आता है एट्थ, लैंग्वेजेस। एट्थ में क्या है? लैंग्वेजेस है। ये सारे बहुत छोटी चीजें हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार आते रहते हैं। शेड्यूल तो खास है, स्टेट पीसेस में तो फेमस है। 14 थे बट अब राइट नाउ 22 हो गए, ठीक है। टोटल 8 ऐड हुए हैं, आप उन सभी का नाम बता सकते हैं। इसके अलावा सर अगर हम देखते हैं तो नाइन्थ, नाइन्थ शेड्यूल जो है वो बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड है। वो बेसिकली जो नाइन्थ शेड्यूल है वो कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, या फिर कह सकते हैं जमींदारी एबोलिशन से रिलेटेड है। तो ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। इसे बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ऐड किया गया था, ईयर 1951। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, यूपीएससी सीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नाइन्थ शेड्यूल को किस एक्ट के अंतर्गत, अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 1951 में। एंड देन वन ईयर दे हैव मेड सम इंटरेस्टिंग थिंग, पूछा गया कि किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के अंतर्गत। वी ऑल नो दैट जीएन नेहरू। इस तरह के। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जब हम बात करते हैं, जब मैं भी आपको बताता हूँ कि जब आप इस पूरे लेक्चर सीरीज को कर लेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम में बैठते 50, 60, 70% आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वर्बटिम क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा तो देखिए आपको इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। लेट से मैंने आपको यहाँ बताया कि 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया है,
अब एग्जाम में पूछ लिया किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में आया है, सीएससी ने पूछा, तो इतना तो आपको ध्यान रखना ही होगा कि सर पहले आपके कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे 1951 में हुआ, तो डेफिनेटली द आंसर विल बी पीएम जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर जहाँ पर एप्लीकेशंस की जरूरत है वो थोड़े से एप्लीकेशंस आपको यूज करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। फिर सर द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसका बहुत कंट्रोवर्सी रहता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखेंगे तो ऑलवेज ये न्यूज में रहता है, किसी भी मंथ के मैगजीन को आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको हर बार एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में ही रहता है हमेशा। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आया था ये, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, ईयर आपका 1985 है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, थोड़ा हम इसको देखते हैं यहाँ पर। ऑल तो देखिए ये एमपीज वाले चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं, बट ठीक है हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली क्या है, वहां पर चीजें दी गई हैं कि किस प्रकार से किसी भी एमपी को क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बहुत सारे उसमें होते हैं कि अगर वो किसी अपने पार्टी के साथ फेवर में नहीं जा रहा है, यानी पार्टी जो डिसीजन ले रही है उसके विरुद्ध जा रहा है, या फिर वो पहले इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में खड़ा हुआ था फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या पहले इलेक्शन के टाइम पे किसी पार्टी का मेंबर था उसके बाद इलेक्शन में जीतने के बाद वो, तो ये सारे मतलब फिर इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये सारे में, या फिर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो इन सभी केसेस में उसके मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। वो सारे लॉज इसमें दिए गए हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली जो है वो एमपीज को डिस्क्वालीफाई करने के सारे इसमें दिए गए हैं। तो जो भी एमपीज को डिस्क्वालीफाई करने की चीजें हैं वो यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। द लास्ट टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वन इज 11th एंड अनदर वन इज 12th, दो हैं सर। 11th में तो आपकी सर पंचायती राज आ गया, इसमें सर आपके म्यूनिसिपालिटीज आ गई, ये आई थी 73rd, अभी हम लोगों ने बात की, ये आई 74th के अंतर्गत, दोनों का ईयर तो 1992 है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका ये, अब तो इस पे भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, आप देखेंगे सीएपी ऑफ 21 में ही पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे इससे। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे सर कि हम लोगों ने सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल्स को भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये सारे जो थे वो आपके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले ये सारी चीजें थी जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने अभी तक ये भी देख लिया है कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम लोग ने ये देखा, देखिए हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जहां पर हम रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से बात करेंगे आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, बट बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पर सारे के प्रोविजंस क्या क्या थे, कब आपका सेपरेट इलेक्टोरेट आया, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में। फिर हम लोगों ने सेकंड चैप्टर हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखा कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी आई और किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से पहले स्वराज पार्टी ने इसका जिक्र किया, फिर एम एन रॉय आए, फिर उसके बाद आईएनसी ने किया, फिर जवाहरलाल नेहरू आए, फिर आपके अगस्त ऑफर आता है, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनाया गया है। इससे पहले हम लोग क्रिप्स प्रपोजल देखिए, क्रिप्स प्रपोजल वाला पिछले लेक्चर में आप देख लेंगे, वहां पर करेक्शन करने की जरूरत भी है कि क्रिप्स प्रपोजल में बेसिकली वहां पर रिजेक्टेड लिखा गया है, बट आप समझे इस चीज को कि वहां पर रिजेक्टेड कहने का अर्थ ये था कि जो आपका क्रिप्स प्रपोजल है उसे मुस्लिम लीग के साथ साथ आईएनसी, जो दो मेजर पार्टीज थी, उन दोनों ने ही वो उसे क्या किया था, रिजेक्ट किया था। बट बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो वो वहां पर करेक्ट था, ठीक है। तो इस चीज को आप वहां पर रेक्टिफाई कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारा कुछ को देखा कि 389 मेंबर्स थे और किस तरह से इलेक्शंस हुए थे, फिर कौन कौन थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वी एन राव, ड्राफ्टिंग कमिटीज थे वहां पर भी, जहां पर भीमराव अंबेडकर उनके साथ 6 मेंबर्स और थे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने कमिटीज की बात की। कमिटीज के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए, जहां पर हम लोग ने 2 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड किया, जहां पर हम लोग सारा कुछ को डिस्कस किया कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के लिए, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, फिर सिंगल सिटीजनशिप है आपके लिए, दोनों के लिए। इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग फेडरल हैं बट यूनिटरी बायस हैं।
ये सारी चीजों को हम लोग ने, सेकुलर स्टेट है हम लोग, ये सारी चीजों को हम लोग ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग ने शेड्यूल्स के बारे में बातें की। शेड्यूल्स में हम लोगों ने देखा कि पहला शेड्यूल नेम्स के बारे में डिस्कस करता है, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल जो है वो हमारा सैलरीज को डिस्कस करता है। थर्ड जो है वो ओथ एंड एफर्मेशन को डिस्कस करता है। फोर्थ राज्यसभा के सीट्स को। फिफ्थ एंड सिक्स दोनों ही ट्राइबल एरियाज को डिस्कस करता है, बट जो सिक्स है वो AMTM यानी कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम पे है। उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेवेंथ जो है वो लिस्ट को डिस्कस करता है, यूनियन है, फिर स्टेट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। इसके अलावा एट्थ है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, या लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करता है, जहां पर अब टोटल 22 आ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि फिर हम लोग आते हैं नाइन्थ पे। तो नाइन्थ पे बेसिकली एक्ट्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज योर जमींदारी, मींस एबोलिशन ऑफ जमींदारी से रिलेटेड आपके हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 11th में आपका पंचायती राज आ जाता है, और 12th में आपका म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन हो जाता है। दोनों ही एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर हम 1992 की भी बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। बट अभी थोड़ा समय लगेगा बिकॉज प्रियम्बल है, फिर यूनियन टेरिटरी है, फिर आपका सिटीजनशिप है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट जो मेन पोर्शंस आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आते हैं वो आपके हैं बेसिकली फंडामेंटल राइट, उसमें भी रिट्स आ जाते हैं। फिर DPS भी तो सिर्फ नाम आपको याद है, और आर्टिकल्स तो ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आपको एक बार थोड़ा ध्यान है तो ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्रेसिडेंट को मैं गवर्नर के साथ रिलेट करके आपको क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद पार्लियामेंट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डेफिनेटली फिर पंचायती राज हम लोग देखेंगे। ठीक है, होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर्स को शेयर कीजिए करिए। ठीक है, थैंक यू।